ये महत्वपूर्ण कहाँ होगा? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको समझना होगा जब आप रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स क्या बनते हैं इस टॉपिक पे। जोड़ के बटा 2 इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे समय एक समान नहीं है। अगर समय एक समान होता तो मैं कह सकता था। तो ये सब कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए। एक एक करके सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड इंटू किलोमीटर प्रति आवर के कन्वर्सन के बारे में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स देखेंगे और उसके साथ में रेलगाड़ी तथा नाव व धारा के भी कंसेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले समय, चाल व दूरी पर बातचीत होगी। और उसके पश्चात नाव व धारा और अंत में रेलगाड़ी से संबंधित कंसेप्ट्स देखेंगे। समय, चाल व दूरी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, समय, चाल व दूरी के अंतर्गत सबसे बेसिक बात यह है कि हमें फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले जो समय, चाल व दूरी पर आधारित हो। कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और साथ में हमें यह जानकारी भी हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसकी जानकारी हो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स क्या बनते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट्स होते हैं जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी हो कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है और साथ ही साथ किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में किस तरह से बदला जाता है, इसकी जानकारी हमें हो। सबसे पहला कंसेप्ट। इसके बाद औसत चाल की जानकारी हो कि औसत चाल की आवश्यकता कब पड़ती है, फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद समय अंतराल पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानकारी हो, जैसे कि एक व्यक्ति ऑफिस जाने में 10 मिनट देर हो जाता है, अगली दफा 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करें अगर हमसे घर से लेकर उसके ऑफिस जाने की दूरी पूछी जाए। इसके बाद सापेक्षिक चाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ में समय व चाल का संबंध, इस पर आधारित बहुत से फॉर्मूले बन जाते हैं, इसकी जानकारी हो। साथ में चाल व दूरी का संबंध, और स्टॉपेज बेस्ड प्रॉब्लम है ना। स्टॉपेज पर यानी कि आपको पहले जानकारी दी जाएगी कि किसी गाड़ी को बिना स्टॉपेज के जाने में कितना समय लगता है और इसके साथ में अगर स्टॉपेज हो तो उसे कितना समय लगेगा। तो ये सब कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए। एक एक करके सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड इंटू किलोमीटर प्रति आवर के कन्वर्सन के बारे में। देखिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको कन्वर्जन करना है, वाइस वर्सा
इसका मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन करना है तो क्या अप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए बेटा, अगर जानकारी मीटर प्रति सेकंड में और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है तो आपको जो वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, सपोज x दिया गया है, उसके साथ में किलोमीटर प्रति घंटे की ओर जाने के लिए 18/5 से गुणा कीजिए। ठीक है, वहीं अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड की ओर जा रहे हैं, अगर वैल्यू y में दी गई है तो आप उसको 5/18 से गुणा करें। उदाहरण के तौर पे यदि वैल्यू 15 मीटर प्रति सेकंड है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में वैल्यू चाहिए तो 15 गुणा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कैसे? 5 दिया 15, 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप वर्बली ऐसे क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो समझिएगा, एक तरफ आप ये समझिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। यदि आपसे 5 दिया 15 पूछा है तो आप 18 दिया 54 बता दीजिए। 5 दिया 15 पूछा है तो 18 दिया 54 बता दीजिए। और अगर आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप बड़ी आसानी से आप 144 के साथ में 5/18 का गुणा कीजिए और मीटर प्रति सेकंड इकाई आपको मिल जाएगी। 18 8 144, 8 5 40, 40 मीटर प्रति सेकंड उत्तर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, 18 8 144, 5 8 40। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण कहाँ होगा? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको समझना होगा, जब आप रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। वहाँ रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो मीटर में उसकी जानकारी मिलती है और चाल की जानकारी किलोमीटर प्रति घंटे में मिलती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को, जो कि चाल है, उसकी इकाई को बदलना होगा। इसके लिए ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि औसत चाल क्या होता है। देखिए, औसत चाल को समझना है तो एक बात समझिए, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड, वो चाल है। ठीक है, औसत चाल की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक भिन्न चालों के साथ यात्रा कर रहे हो। ये चाल S1 है, ये चाल S2 है। क्लियर है? अब इसमें भी दो बात गौर करने वाली है। पहली परिस्थिति ये होगी कि जो दूरियां हैं वो समान होगी। ये परिस्थिति ये है कि दूरियां भिन्न है। तो दोनों के लिए क्या फॉर्मूला है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ये देखिएगा। देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बोला कि भिन्न दूरी के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जब अलग अलग चाल है और दूरियां अलग अलग है तो फॉर्मूला हो जाता है औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कुल तय की गई दूरी या कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और यदि समान दूरी है, ये समान दूरी की परिस्थिति कैसे होती है ये मैं आपको समझा देता हूं। सपोज कि आप दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे हैं और गाजियाबाद से वापस दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली से आप गए गाजियाबाद और गाजियाबाद से वापस दिल्ली आ रहे हैं और रोड एक ही रोड है अगर, तो यहाँ पे आप एक चाल से जा रहे हैं, दूसरे चाल से वापस आ रहे हैं, तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये औसत चाल का फॉर्मूला है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके उपरांत हम अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको प्रश्न में समय अंतराल पर आधारित प्रश्नों के बारे में पूछा जाए कि समय अंतराल पर आधारित प्रश्न अगर दे दिया जाए कैसे आप हल करेंगे, वो कैसे प्रश्न होते हैं इसको समझिएगा। समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस। तो यहां पे परिस्थिति दी जाती है। किस तरह की परिस्थिति होती है समझिएगा। पहली परिस्थिति कि
एक व्यक्ति जो है पहली परिस्थिति के अंदर में देरी से ऑफिस पहुंच रहा है और उसके बाद अगली दफा वो जाता है तो वो समय से जल्दी पहुंच जाता है ना, जल्द पहुंच जाता है। ये पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, वो दोनों ही दफा देरी से जा रहा हो। तीसरी परिस्थिति कि वो पहले भी जल्दी पहुंचता था और अभी भी जल्दी पहुंचता है। उदाहरण के तौर पे व्यक्ति का घर है और कार्यालय, ठीक है। जैसे दो परिस्थितियां दी गई है तो चाल भी दो होगा, S1 S2, है ना। यहां सिर्फ दूरी घर से कार्यालय की पूछी गई है, यहां कुल तय की गई दूरी की बातचीत नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट में कैसे हल करते हैं देखिएगा। दूरी बराबर S1 गुणा S2, दोनों चाल का गुणा कर लीजिए, दोनों चाल का अंतर ले लीजिए। मैंने मॉड में रखा है ताकि कोई भी माइनस आप ना ले। इसके बाद T1, आप देखिए शॉर्ट में देखिए, यदि कंडीशन दोनों ही अलग हो, अलग कंडीशन हो, तो जो समय मिनट में दिया गया है, समय मिनट में दिया जाता है। सपोज 10 मिनट अगर वो पहले देरी से जाता था, अब 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो आप इन समय को आपस में जोड़ लीजिए तो ये 15 मिनट हो जाएगा और बटे 60 कर दीजिए, चूंकि ये मिनट में आ रहा है, घंटे में आएगा तो बटे 60 नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला इसके लिए ये हो जाएगा कि ये जुड़ जाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला आप लेंगे तो S1 इंटू S2। बस यहां आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि यहां पे अंतर आएगा, अंतर बटा 60 अगर मिनट में है तो। इन दोनों ही कंडीशन में, ये दोनों ही कंडीशन अलग अलग है। देखिए बेटा, ये कंडीशन अलग अलग है, देरी जल्दी अलग, और ये एक जैसी परिस्थितियां, ठीक है, एक जैसी परिस्थितियां हैं। तो यहां पे जो भी समय दिया जाएगा उसका अंतर बटा 60 इसलिए बटे में, क्योंकि जो समय है वो मिनट में है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो आप तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। वैसे ये कंसेप्ट जो है समय व चाल के बीच जो संबंध है उससे भी निकाला जा सकता है, बस एक स्टेप उसमें ज्यादा लग जाता है। समय निकालने के बाद दूरी निकालना पड़ता है, इसमें दूरी डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था तीसरा कंसेप्ट। इसके बाद जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि टाइम एंड स्पीड रिलेशन, यानी समय व चाल के बीच क्या संबंध है, यह देखते हैं। देखिए बेटा, यदि आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, कहीं भी आपको पहुंचना हो, कॉलेज पहुंचना हो, तो अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो पहुंचने में टाइम कम लगेगा, यानी कि एक के बढ़ने से एक घट जा रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जो है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। इसे आप फॉर्मूले में S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यह परिस्थिति, ठीक है, से ये फॉर्मूला बनता है, इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, सपोज आप कहीं ट्रैवल करने के लिए निकले हैं और अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, तो आप एक निश्चित समय में एक ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो फॉर्मूला हो जाता है S1 बाई S2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का, जिसे हम सापेक्षिक चाल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में अधिकतर रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट मिलेंगे आपको। देखिए बेटा, रिलेटिव स्पीड में दो बातें हैं। जो चाल है वो समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में है, यह आपको देखना है। यदि वो समान दिशा में है तो सापेक्षिक चाल क्या बन जाएगा, यह महत्वपूर्ण है समझना। यदि वो विपरीत दिशा में है तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, यह समझना है। देखिए, यदि समान दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा
S1 माइनस S2, ठीक है, अगर समान दिशा में है। और अगर विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2। इसको मैं थोड़ा प्रूफ कर देता हूं आपको। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति दो बिंदु पे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, यदि ए को बी से नोट्स लेना है और बी जो है इस तरफ आगे बढ़ जाए तो उनको मिलने का जो समय होगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और समय ज़्यादा होगा, और समय और चाल में आप जानते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, समय ज़्यादा होगा यानी स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड घटेगा, ठीक है। यदि ए बी की ओर जा रहा हो और बी भी ए की ओर जा रहा है, ठीक है, तब आप देखिए उनके मिलने का समय जो है कम लगेगा, समय कम लगेगा तो चाल ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। जैसे 2012 में आया हुआ ये सवाल, इसको देखिए। श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाता है, यानी एक ही चाल से वो जा रहा है। पहली 60% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। उनका कार्यस्थल कितनी दूरी पर है? देखिए ऐसे सवाल को कैसे आप शॉर्ट अप्रोच से बना सकते हैं। देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक पहली 60%, तो मैंने यहां पे बिंदु बी तक 60% की दूरी से 60% का रूप दे दिया, और बिंदु सी तक उसे पहुंचना है, ये 40% हो गया, क्लियर। 60% की दूरी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और ये कुल दूरी अगर मैं देखिए समय चाल व दूरी के साथ प्रतिशत को भी हम लोग प्रयोग में ला लें तो कैसे सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए कुल दूरी 60% हो गया, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 20%। अधिक या कम शब्द जो है अंतर बताने के लिए होता है। 20% के लिए 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी 20% में ज्यादा है और मिनट में 10 मिनट ज्यादा है, यानी कि 20% बराबर 10 मिनट। इसका मतलब है 100% बराबर 20% का 5 गुना 100% होता है, 10 मिनट का 5 गुना 50, यानी 50 मिनट समय लग रहे हैं। अब आप ये बता दीजिए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने स्टार्टिंग में ही लिखा है, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना है? 50 मिनट, जिसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 50/60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो 8 छके 48, 8 गुणा 5 40 किलोमीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्लैरिटी के साथ इस क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। देखिए बेटा, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और कार की औसत चाल पूछी गई है। बिल्कुल 50 जो है ऑप्शन में रहेगा, आपको 50 आंसर नहीं बताना है ना। आपको जोड़ के बटा 2 नहीं करना है। जोड़ के बटा 2 इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां पे समय एक समान नहीं है। अगर समय एक समान होता तो मैं कह सकता था, लेकिन यहां समय एक समान नहीं है। अब यहां पे देखिए, ए से बी तक जाना और वापस आना। देखिए बेटा, यहां पे दूरी तो बता दी गई है, लेकिन दूरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, जब दूरी समान हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ले सकते हैं। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अगर आप, तो 2 गुणा 60 गुणा 40, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा? 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 24 दूनी 48, तो आंसर आपका हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लीज नोट कर लीजिए, क्लियर है? ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेटा, जो मैं अभी टाइम डिफरेंस की बात कर रहा था उस पर आधारित प्रश्न 2014 का है।
कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री से 3 मिनट विलंब पहुंचता है। तो यहाँ पे 3 मिनट विलंब हो गया, ये चाल दिया है S1। इसके बाद यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देरी और जल्दी दो अलग बातें हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, चाल यहाँ पे S2 हो गया 6। अब आपको फैक्ट्री से उसके घर की दूरी बतानी है। आप डायरेक्ट बताएंगे दूरी बराबर इस फॉर्मूले में S1 गुणा S2 और S1 माइनस S2 में मॉड में रख दूंगा ताकि माइनस ना आए। और यहाँ पे देरी और जल्दी दोनों हुआ है, विलंब और पहले, तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 बटे में 60। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आ रहा है? S1 गुणा S2 यानी 5 गुणा 6, अंतर इन दोनों का 1 गुणा ये देखिए 1/6, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 5 किलोमीटर। काफी आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा, सापेक्षिक चाल पर आधारित प्रश्न है। 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती है। ठीक है, दोनों कारें एक ही समय 8:10 पर प्रस्थान करती है। यदि कारों की गति प्रति घंटे 50 और 30 किलोमीटर है तो कारें एक दूसरे को किस समय पर मिलेंगी? सबसे पहली बात, विजुअलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जैसा कहा ए और बी, आपने ए और बी भी लिख लिया। जैसा कहा कि कुल दूरी 160 किलोमीटर है, आपने रिप्रेजेंट कर लिया 160 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए, दोनों कार एक ही समय, यह बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यदि समय एक समान ना हो तो जो गाड़ी तेज होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी कब तक की? जब तक कि दूसरी गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए, उसको आप डिनोट कर देंगे और उतनी दूरी को माइनस कर देंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों समय एक जैसा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ समय 8-10 है तो 8-10 आपने लिख दिया। अब इसके बाद एक चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहाँ पे आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब चाल विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है, बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसका मतलब है समय पूछा है, समय बराबर TDS, ऐसे याद रखिएगा, TDS, T इज इक्वल टू D/S। तो यहाँ पे D डिस्टेंस 160 हो गया, यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? चाल यहाँ पे सापेक्षिक चाल रहेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 50 + 30 और आपका आंसर आ जाएगा 160/80 बराबर 2 घंटे। तो 2 घंटे के उपरांत जो है वो आपस में मिलेंगे, यानी कि 8-10 के बाद 2 घंटे 10:10। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का क्या अनुपात है? पहली बात तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ये बात आप समझ गए। और आपने पढ़ा है कि चाल डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके? दूरी के। ठीक है, और आपसे दूरी पूछा गया है, ठीक है, या फिर दूरी का अनुपात पूछा गया है। इसको हल करते हैं। 4 घंटे में 160 किलोमीटर, तो यहां से आप देख लीजिए इसका चाल कितना है। यहां से आपको पता चल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, और यहां से दूसरे की चाल देख लीजिएगा, तो ये क्या होगा? 5 घंटे में 320, यानी 320/5, इसका मतलब है 64 किलोमीटर प्रति घंटे ना, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इन चालों के बीच में अनुपात लेना है, जैसे लिखा है कि पहले जो है 40, फिर उसके बाद 64, तो 40 और 64 अनुपात हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है। कैंसिल करेंगे, है ना, 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 5 और 8 का अनुपात, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल देखा जाए बेटा, देखते हैं।
देखिए बेटा, आगे के सवाल जो है नाव नाव व धारा पे। तो इस सवाल को पढ़िए पहले कि एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा, है ना, खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में यानी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़े कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नाव व धारा के कंसेप्ट को समझते हैं। नाव व धारा, देखिए बेटा, इसके अंतर्गत तीन परिस्थितियां होंगी। सबसे पहली परिस्थिति स्थिर जल या फिर अचल जल, इंग्लिश में कहे तो स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है कि वाटर में शांति है। जब स्थिर जल की परिस्थिति होगी, इसका मतलब यह है कि धारा का अपना कोई भी वेग नहीं होगा, यानी स्पीड जो है या फिर स्ट्रीम का जो स्पीड है ना, स्ट्रीम का स्पीड या धारा का वेग ये शून्य होगा। और ये अगर शून्य होगा, इसका मतलब यह है कि नाव की वास्तविक चाल आपको पता चल जाएगी, क्योंकि धारा का वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो नाव की वास्तविक चाल पता करने के लिए आप स्थिर जल से ही पता कर सकते हैं, ठीक है, कि स्थिर जल में नाव की क्या चाल है। नाव की वास्तविक चाल आपको सदैव स्थिर जल में ही पता चल पाती है। नाव की चाल जो है हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा की एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसे स्ट्रीम कहते हैं। ये पहली परिस्थिति है। पहली परिस्थिति से आपने ये सीखा होगा कि नाव की वास्तविक चाल या फिर एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्थिर जल के अंतर्गत ही ज्ञात होता है। अब इसके बाद दूसरी परिस्थिति क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम या फिर हिंदी में अनुकूल प्रवाह या अनुप्रवाह, ठीक है। ऐसी परिस्थिति को क्या होता है, इस परिस्थिति में कि जो धारा का वेग है वो जिस दिशा में होता है, नाव भी उसी दिशा में, है ना, नाव भी उसी दिशा में मूव करती है। यानी कि ये बी हो गया, ये एस हो गया। डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल या फिर अनुप्रवाह में या अनुकूल परिस्थिति में नाव की चाल अनुकूल प्रवाह के अंतर्गत या अनुकूल प्रवाह में नाव की चाल b प्लस एस हो जाती है, यानी कि नाव की वास्तविक चाल के साथ धारा का वेग भी जुड़ जाता है। ये दूसरी परिस्थिति है, ठीक है। तीसरी परिस्थिति के अंतर्गत अप स्ट्रीम इंग्लिश में कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह के अंतर्गत नाव की जो चाल होती है वो धारा के विपरीत होती है। नाव की जो चाल होती है वो धारा के विपरीत होती है। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, तो नाव की चाल जो है हम विपरीत ले लेते हैं। ये बी हो गया, ये एस हो गया। ये बहुत ऑब्वियस है ये समझना कि नाव की चाल एनी हाउ धारा की वेग से ज्यादा ही होगी, नहीं तो क्या होगा कि नाव पलट सकता है, ठीक। तो प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगी बेटा, इसको ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं। प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल बराबर बी माइनस है, ठीक है, बी माइनस है। तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, मुख्य प्रश्न कैसे बनते हैं। नाव की चाल, धारा के का वेग इस पर आधारित या नाव व धारा पर आधारित। परिस्थितियां दी जाती है आपको, पहले आपको बता दिया जाता है कि भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है। अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब ये बता दीजिए नाव की वास्तविक चाल क्या होगी। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो और नाव की चाल आपसे पूछी जाए, तो नाव की वास्तविक चाल हमेशा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होती है। क्लियर।
इसके साथ में अगर आपसे धारा का वेग पूछा जाए तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इसे नोट कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं मुख्यतः अनुपात पर आधारित होते हैं। अनुपात पर आधारित कैसे प्रश्न होते हैं देखते हैं प्रश्न के साथ में। देखिए इस प्रश्न में है कि एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में जाने में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खींचने में आधा समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, अपस्ट्रीम कंडीशन में जाने में उसे समय ज्यादा लगेगा, डाउनस्ट्रीम में समय कम लगेगा। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अचल पानी में नाव की चाल और धारा की चाल का क्या अनुपात है। देखते हैं, देखिएगा फिर से। देखिए बेटा कंडीशन क्या है, जैसे कहा गया है वैसे ही कीजिए। b प्लस एस यानी डाउनस्ट्रीम, b माइनस एस अपस्ट्रीम। टाइम और स्पीड का रिलेशन, देखिएगा टाइम। देखिए बेटा डाउनस्ट्रीम जाने में आप जानते हैं कि समय कम लगेगा, तो यहाँ पे 1, ये आधा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में बेटा आप 1 की वैल्यू इधर लिखेंगे और 2 की वैल्यू इधर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। यदि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वहां से आप आराम से निकाल सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको नाव की चाल निकल जाएगी। अगर यहाँ 2 और 1 इकाई मानी गई है तो इसी को आप यूज कर लीजिए, आपको नाव की चाल मिल जाएगी। तो यहाँ डी एस यानी डाउनस्ट्रीम 2 हो गया और अपस्ट्रीम 1 हो गया बटा 2, का मतलब है कि 3/2। और एस की चाल क्या आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 2 माइनस 1/2, 1/2। अब देखिए आपको नाव व धारा की चाल तो मिल ही गया है, इसका अनुपात लेना है। तो B और S का अनुपात क्या आ जाएगा, देखिए B बराबर 3/2 और S बराबर 1/2। 2 और 2 को कैंसिल किया, 3 और 1 का अनुपात, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए, है ना। अनुपात पे ध्यान देना बेटा, कभी गलती से ये भी हो सकता है कि आप b प्लस एस और b माइनस एस की वैल्यू इंटरचेंज कर लें। अगर ऐसी गलती हो जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि भाई अगर डाउनस्ट्रीम कंडीशन है तो टाइम तो कम लगेगा और स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं और रेलगाड़ी पर आधारित कंसेप्ट पे बात करते हैं। प्रश्न से पहले कंसेप्ट देखेंगे। देखिए बेटा रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, इस पर आधारित कैसे प्रश्न होते हैं। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का मेन कीवर्ड है पार करना। इंग्लिश में क्रॉसिंग, पासिंग। ठीक है, पार करने के साथ में देखिए इंग्लिश में मैं कह दूं क्रॉसिंग, पासिंग, मीटिंग, ठीक है, कैचिंग, ऐसे वर्ड्स होते हैं। और हिंदी में पार करना या फिर मिलना, इस तरह के शब्द रहेंगे। ये जो क्रॉसिंग, पासिंग, मीटिंग, कैचिंग है, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है ये रिलेटिव स्पीड के होते हैं। ठीक है, रिलेटिव यानी सापेक्षिक चाल, जहां जो आपने आज पढ़ा है कि अगर दिशा समान हो तो माइनस होना है, दिशा विपरीत में प्लस होना है। अब सुनिए रेलगाड़ी के कंसेप्ट देखते हैं। रेलगाड़ी के अंतर्गत जो पार करना होगा वो पहले के कंसेप्ट में देखिए, स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अस्थिर यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के वस्तु को, अस्थिर वस्तु को।
अब इसके बाद स्थिर वस्तु के अंतर्गत जिसके अपने लेंथ होते हैं और जिसके अपने लेंथ नहीं होते। कहने का क्या मतलब, अगर नहीं होते तो नेग्लिजिबल लेंथ के ऑब्जेक्ट, नेग्लिजिबल लेंथ के ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद डिजायरेबल लेंथ के ऑब्जेक्ट, यानी उसके अपने लेंथ होते हैं। नेग्लिजिबल लेंथ में क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल ले लेते हैं। नेग्लिजिबल लेंथ में क्या क्या हो सकता है, पोल हो सकता है, पोल यानी खंबा, ठीक है। सुरंग हो सकता है, सुरंग यानी टनल। व्यक्ति हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ठीक है। पेड़ हो सकता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के जो है बेटा अपनी कोई लंबाई नहीं होती, कोई खास लंबाई नहीं होती। लेकिन कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लंबाई होती है, जैसे प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें सुरंग लिख दिया, सुरंग को इस तरफ लिखिएगा बेटा, ठीक है। सुरंग की लेंथ होती है। और इसके बाद प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, या फिर जो है कोई ट्रेन खड़ा हो, स्थिर ट्रेन हो, स्थिर रेलगाड़ी, उसको पार कर रहा हूं। क्लियर है? ये प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, स्थिर रेलगाड़ी हो गया, है ना, इत्यादि। और भी कुछ वस्तु हो सकती है, लेकिन कैसे हमको डील करना है ये देखते हैं। इसको देखते हैं कैसे डील करना है। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो, देखिए यहां प्रश्न जो है वो समय की मांग का ही होगा कि कितना समय लगेगा। समय बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर? अब यहां पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड में जो दूरी होगी, ये दूरी क्या दूरी होगी, ये रेलगाड़ी की खुद की दूरी होगी। रेलगाड़ी की जो अपनी दूरी होगी वही दूरी कहलाएगी, यानी रेलगाड़ी की जो अपनी लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाएगी। और स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड, यानी रेलगाड़ी की जो अपनी चाल होगी वही जो है स्पीड कहलाएगी। अब मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो स्थिर वस्तु हो गया। अब आगे देखें, अगर अस्थिर वस्तु है, या सॉरी स्थिर वस्तु है जो कि डिजायरेबल लेंथ का है, तो इसको क्रॉस करने के लिए जो टाइम है वो कैसे निकालेंगे कि पार करने का जो समय है, रेलगाड़ी की लंबाई TL, इसके साथ में जो भी वस्तु है, ये O फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इसका लेंथ को जोड़ेंगे। इसके बाद जो रेलगाड़ी की अपनी चाल होगी उससे भाग देंगे। क्लियर? इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, यानी कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई, उसके साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा चाल। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ, ठीक है। एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। सपोज कि ये ट्रैक है, ठीक है। रेलगाड़ी जो है ट्रैक में आगे जा रही है और प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए जैसे रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद रेलगाड़ी का इंजन एंटर करेगा। इंजन जैसे एंटर करेगा तो जो पार करने का समय है, जो टाइम है, वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये एंड कब होगा, अंत में जाकर देखिए रेलगाड़ी का इंजन निकलेगा, तब वो समय अंत नहीं होगा, वो समय चलता ही जाएगा। लेकिन जब रेलगाड़ी का लास्ट व्हीकल निकलेगा तब जाके आप कह सकते हैं कि पूरी रेलगाड़ी निकली, यानी स्टार्टिंग से एंड तक रेलगाड़ी पूरी निकल जाती है, तभी जो है माना जाता है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई। यानी कि रेलगाड़ी ने जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई तो तय की, अपनी लंबाई भी तय की है। तो इसका मतलब है हमेशा रेलगाड़ी अगर ऐसे वस्तु को पार कर रही है जिसकी अपनी लंबाई है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी पार करती है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई बटा चाल। क्लियर? अब इस पे आते हैं, जब वस्तु अस्थिर हो तो अस्थिर वस्तु के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। अस्थिर वस्तु के अंतर्गत सबसे पहले जिसकी अपनी लंबाई नहीं होती है ना, नो लेंथ, और जिसकी अपनी लंबाई होती है डिजायरेबल लेंथ, जिसकी अपनी लंबाई होगी। दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। जो बेसिक एग्जाम्पल है वो ये है
कि एक दूसरी रेलगाड़ी, जिसे एक रेलगाड़ी पार कर रहा हो, या फिर नो लेंथ वाला एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति चल रहा हो या दौड़ रहा हो, कार भी हो सकता है, जीप भी हो सकता है, इस तरह से। यहाँ फॉर्मूला क्या यूज आएगा, टाइम इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, जब कोई भी लेंथ ना हो तो डिस्टेंस जो है रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे में जो चाल है। देखिए बेटा, अगर वो समान दिशा में हो, अगर वो समान दिशा में हो तो आप समझिए कि माइनस, ठीक है, S1 माइनस S2, अगर विपरीत दिशा में हो तो प्लस, इसलिए मैं यहाँ माइनस प्लस लिख रहा हूँ। समान दिशा के लिए माइनस, विपरीत दिशा के लिए प्लस, ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ सापेक्षिक चाल आएगा, एक पार करने की बात होगी तो सापेक्षिक चाल का कंसेप्ट आएगा। और अगर यहाँ लेंथ होता है तो आप समझिए कि अगर दो अलग अलग ट्रेन है तो TL1 प्लस TL2, और सिमिलरली अगर समान दिशा में है तो S1 है ना माइनस, अगर विपरीत दिशा में है तो प्लस S2। गौर करने वाली बात हमेशा ये रहेगी, रिलेटिव स्पीड में जब समान दिशा में होगा तो पीछे वाली जो भी गाड़ी होगी या जीप होगा, जो भी होगा, उसकी चाल आगे वाले से ज्यादा होगी, तभी वो पार कर पाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है रेलवे लाइन के निकट खड़े व्यक्ति को। अब आपने कीवर्ड क्या देखा, निकट खड़े किसी व्यक्ति को। सीधा फॉर्मूला आपके ध्यान में आया कि आपको अगर समय बताना है तो समय बराबर TDS याद रखिए, दूरी बटा चाल है। दूरी यहाँ पे रेलगाड़ी की अपनी लंबाई, ठीक है, तो D बराबर यहाँ पे 40 मीटर हो गया, सॉरी 200 मीटर हो गया। अब जहाँ चाल की बात की गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होगी, उसे मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। तो यहाँ पे जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 200/18 हो जाएगा। ठीक है, 200/18 सेकंड। अब D/S के फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो D का 200 और इसका 200/18, यानी 18 जो है उछल के ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हुआ, 18 सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रांग है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सुरंग। जैसा मैंने बताया भाई, सुरंग का तो अपना लेंथ होता है, टनल है ना। देश में सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। ठीक है, देखते हैं ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आप देखिए यहाँ पे जो जानकारी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 1.5 किलोमीटर की जो लंबी सुरंग 2 मिनट में गुजर जाती है। ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अब यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला आप पुट ऑन करके आप जो है इसको बना सकते हैं। जैसे आप T = D/S लेकर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे T बराबर 2 मिनट है। 2 मिनट को पहले आप सेकंड में बदलिए, इकाई आपको सही यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो 2 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड। अब देखिए जो चाल है, जो S है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको आंसर, 300/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके उपरांत यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तो दी गई है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, सुरंग की लंबाई दी गई है। तो सुरंग की लंबाई क्या है, देखिए सुरंग का लेंथ 1.5 km है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1500 मीटर। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं सभी को, तो आप जानते हैं D = ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई 1500। ओके, ये ट्रेन ये जो टाइम है वो यहाँ पे 120 होगा बेटा, 120 सेकंड है, बराबर 120 के बाद चाल 300/18, ये 300/18, 18 ऊपर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 6 × 18 50, 3 से 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2000
बराबर टी एल प्लस 1500। सो टी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 और ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना, ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट है ना 60 किलोमीटर पर आवर, इससे मैं शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा, आपका सपोर्ट जरूरी है। देखिए कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो ये 5/18 से गुणा किया, ठीक है, ये मुझे आंसर क्या दे देगा, 6 से कैंसिल किया मैंने 10 और ये 3, तो ये हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप सुनिए, ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि 3 सेकंड में ये जो ट्रेन है अपनी चाल से 50 मीटर की दूरी तय कर सकती है। ये कह रहा है ना कि 3 सेकंड में ये जो ट्रेन है इसकी चाल कह रही है कि 50 मीटर दूरी तय हो जाएगी, लेकिन समय कितना लग रहा है, 2 मिनट, यानी 120 सेकंड। अगर मैं 3 का गुणा 40 से कर दूं तो 120 सेकंड हो जाता है, और सेम कांस्टेंट यहां गुणा कर दूं 40 से तो ये 2000 मीटर हो जाता है। यानी कि 120 सेकंड में ये 2000 मीटर तय कर लेता है। और इस 2000 मीटर में आपको समझना होगा कि ट्रेन की भी लंबाई है प्लस ये 1500 सुरंग की भी लंबाई है, यानी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। क्लियर है? तो होपफुली ये शॉर्ट अप्रोच भी आपको समझ आया होगा। क्लियर है? तो बेटा आप देखिए, हमने रेलगाड़ी पर भी पूरी बातचीत कर ली है, पूरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो आपको समझना है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो है एक मॉड्यूल है, उसके फॉर्मूले, उसके टाइप्स को समझना है। उसके बाद नाव तथा धारा में अनुपात पर आधारित ही प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं, उस पर वर्क करना है। रेलगाड़ी का कंसेप्ट भी बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, तो इसको भी आपको देखना होगा कि भाई स्थिर वस्तु, अस्थिर वस्तु, लंबाई है कि नहीं है ना, ऐसे सवालों को ध्यान देना होगा। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी, अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी हो रही होगी। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।